Well, we have understood Lami's theorem. If three concurrent forces are acting on a body and if the resultant force is zero, that means the body is in equilibrium, then the forces satisfy certain theorem. क्या था? Lami's theorem. कैसे था? Let me repeat कि suppose एक बॉडी है यहाँ पे, इसके ऊपर एक फोर्स आ रहा है F1, एक दूसरा फोर्स आ रहा है F2 और एक तीसरा फोर्स आ रहा है F3, और सपोज ये एंगल दिए हुए हैं अल्फा, ये एंगल बीटा, ये एंगल गामा। तो लैमिस थ्योरम क्या कहता है, जो हम जानते हैं उसी को बारे में बता रहे हैं। थ्योरम कहता है कि अगर इफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन क्या याद है आपको? F1 बाय साइन F2 और F3, F1 बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन F2 एंड F3 कितना है? अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन F2 बाई एंगल बिटवीन F1 एंड F3, दैट इज इक्वल टू F3 बाई साइन। चलो इस थ्योरम को यूज करते हैं, और जो आप थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं उसको यूज करके आज की क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं। ठीक है? इससे पहले मुझे साइन का डिफरेंट वैल्यूज की जरूरत पड़ेगा, थोड़ा आप लोग वैल्यूज को भी याद रख लो। जैसे ये थीटा का वैल्यूज है और ये साइन थीटा का वैल्यू है। मान लो कि थीटा का वैल्यू हुआ 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और क्या है लास्ट वाला? 180। हाँ ये क्या है? 180 तक का वैल्यू को याद रखेंगे, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगा साइन थीटा ऐसे करके, तो आप इस वैल्यू को रेफर करके कर लेना। 180 याद रखना काफी आसान है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/√2 एंड √3/2, ये 1। बस यही चीज उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये याद रखना आसान हो गया। वैल्यू याद रख पाओगे इतना? कॉपी में लिख लो इसको, कॉपी में लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। जो था वो ये 1 के बाद उल्टा कर देना। हो गया? खाली ऊपर का वैल्यू लिखो, बाकी वैल्यू तो लिखना आपको आता है, जस्ट उल्टा होते जाएगा। यस ये हमें समझ में आया। थीटा अगर 0 होगा तो ये सारे वैल्यूज क्या होंगे हमें समझ में आया। लेट अस प्रोसीड एंड सी द न्यूमेरिकल्स। कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, आप लोग ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। जैसे ये हो गया आपका कोई स्फीयर। This sphere is now trapped between a vertical wall and an inclined plane. ऐसा है। कैसा है inclined plane? ऐसा है। अब ये स्फीयर इसके बीच में फंसा हुआ है, और चलो मानते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का, ये एंगल है थीटा। क्या दिया है वैल्यू? दिया है मान लो 60 डिग्री दिया है, और इसका मास दिया हुआ है 6 kg। You clearly see that the sphere is in contact with the wall and an inclined plane, and it is in contact with the wall and the inclined plane at these points, at point A and at point B. So at this contact point there must be some force, है कि नहीं? पता करना है क्या है। बात समझ में आया? Find contact forces at A and B। यही तो था हमारा इक्विलिब्रियम एनालिसिस। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, एट व्हिच पॉइंट दे आर एक्टिंग, in which direction they are acting, and what is the magnitude of each force. That is what we wanted to know, है ना?
स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, विल गो फॉर द फ्री बॉडी डायग्राम। पहले हम क्या करेंगे, बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। स्टेप नंबर 1 में वी गो फॉर द फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कहेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। क्या बता सकते हो, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी? 3 फोर्सेस है। कैसे पता चला? कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। 2 पॉइंट में कॉन्टैक्ट में है तो 2 कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। तीसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज वेट। ओके, जस्ट अ मिनट। हेलो, नमस्कार। क्लास है, क्लास है। हाँ, तो फ्री बॉडी डायग्राम करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे ए पे कोई फोर्स आएगा। ए पे फ्री बॉडी डायग्राम में वी शो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी और बाय द बॉडी, ऑन द बॉडी। तो वॉल बॉल के ऊपर क्या फोर्स दे रहा है? पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? कैसे पता चला? वॉल निकालो तो गिर जाएगा। गिर नहीं रहा है मतलब पुश कर रहा है। पुश कर रहा है मतलब कुछ तो फोर्स दे रहा होगा, कुछ फोर्स ऐसे दे रहा होगा। एंड यू नो द कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू देयर स्मूथ सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट। व्हाटएवर इज द फोर्स हियर यू कॉल इट RA, रिएक्शन फोर्स एट A। बी में भी एक फोर्स होगा। फ्री बॉडी डायग्राम सबको आता है। बी में जो फोर्स होगा वो कुछ यहाँ पे होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा? और ये हो गया R at B, दैट इज अगेन नॉर्मल टू द सरफेस। दे आर ऑल नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस, इसलिए R लिख रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। आया ना समझ में? तीसरा फोर्स क्या है, जीविका बताइए। कौन सा? ग्रेविटी फोर्स के चलते जो फोर्स आ रहा है वो कौन सा है? वो ऐसा हो गया। कितना हो गया? 6 kg है उसका मास, तो उसका वेट होगा 6g और 60 न्यूटन, है ना? ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। क्या ये कंप्लीट है? नहीं। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि टेढ़ा नहीं। कितना टेढ़ा बता नहीं। क्या बता सकते हो कितना टेढ़ा है यहाँ पे? ये कितना टेढ़ा है? आप जानते हो कि दिस इज व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, यू ना। नॉर्मल रिएक्शन मतलब यहाँ पे 90 डिग्री कर रहा है, ये 60 है तो 30 है, ये 30 डिग्री है। अब फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हुआ। हुआ? ये हो गया स्टेप 1। ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप 2 यहाँ पे बनाते हैं। अब ये जो इतना बड़ा स्फीयर है, you clearly see that the forces are all meeting at a common point, because that also you know is a property. If 3 forces are acting in a body, they have to be either parallel or concurrent for equilibrium. तो ये concurrent है। जो point of concurrence है, you can assume this entire body to be a point mass. देखो ये जो बॉडी है 6 kg, इसको मैं ऐसे आरे लगाऊं या फिर ऐसे पकड़ के आरे खींचूं, बात तो एक ही हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं कहूँगा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। एक तो हो रहा है आरे, ऐसे कर सकता हूँ। मैं सोचूं कि ये जो बॉडी है ये पॉइंट मास बन गया, एक सिंगल पॉइंट में आ गया। समझने के लिए, समझ में आया? कौन सा पॉइंट में? जहाँ पॉइंट में मिल रहा है, ऐसे सोचते हैं। और यहाँ पर इसके ऊपर एक वेट आ रहा है, क्या है? 6g और 60 न्यूटन। और क्या है ये? अब ऐसे पुश करो या ऐसे पुल करो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। Can I not call it a RB? Yes. और ये जो एंगल है यहाँ पे, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है? क्या ये 3 फोर्स बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखें? हाँ, फंसा हुआ, कहाँ जाए? मतलब ये तीनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 है। हम लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले और भी कुछ चीजें समझ में आ रहा है। ये 3 फोर्स मिलकर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं, तो बहुत गहरी चीज बता रहा हूँ। मतलब तीनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 है कि नहीं? क्या बता सकते हो RA और RB का रिजल्टेंट कितना है? RA और RB इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? कितना होगा मालूम नहीं है। उसके साथ ये मिला तो 0 होता है, मतलब ये दोनों मिलके 60 होंगे ऊपर की तरफ। मतलब RA और RB का रिजल्टेंट ही 60 न्यूटन द अपवर्ड डायरेक्शन, उतना ही पूछ लेंगे। द फ्री बॉडी डायग्राम, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ RA एंड RB? फंस गए लोग। जब RA मालूम नहीं, RB मालूम नहीं, कैसे निकालेंगे?
बोलेगा अरे आरबी का रिजल्टेंट क्या है 60 न्यूटन, माइनस 60 नहीं 60 न्यूटन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आर ए और 60 का रिजल्टेंट क्या है, आरबी ऐसा है तो ये ऐसा होगा, सेम एज आरबी। आर यू गेटिंग? चीजें पकड़ में आ रहा है? हाँ, अंदरूनी चीज हो गया, पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमें तो आर ए आर बी निकालना था, तो बाय लेमिस थ्योरम, बाय लेमिस थ्योरम हम कहेंगे कि ये आर बी है, ये आर ए है, तो क्या आप मेरे लिए इक्वेशंस बता सकते हो? आर ए बाई साइन, आर ए बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन आर बी एंड 60, इनके बीच में क्या एंगल है ना? और दैट इज इक्वल टू आर बी बाई साइन 90, देखा, इज इक्वल टू 60 बाई साइन 60 बाई साइन 60 के अपोजिट में एंगल क्या है? क्या ये तीनों एंगल का वैल्यूज आपको मालूम नहीं है? अभी भी तो दिए थे। अगर वैल्यूज मालूम है तो क्या उसमें से हम आर ए आर बी नहीं निकाल सकते? जब ये मालूम है निकाल सकते ना? चलिए निकालिए, कंप्लीट करिए। इससे पता चला कि आर ए बाय साइन 120 इज √3/2, आर बी साइन 120 साइन 90 इज 1, 60 बाय साइन 150 इज 1/2। तो आर ए का वैल्यू मिला √3/2, ऊपर ले लो, मार्किट करो, मिलेगा 60 √3 न्यूटन। और आर बी का वैल्यू मिला 2 पर गया तो 120। दोनों फोर्स मिल गए। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर कितने फोर्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि नहीं? है ना? इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो यहाँ पर बॉडी पे 3 फोर्स आ रहा था, तो लेमिस थ्योरम लगा दिया, 4 होता तो, या फिर पैरेलल होते तो फंसते कि नहीं फंसते? मतलब दिस इज नॉट कंप्लीट, this way of doing is not complete, this is limited to a case of 3 forces only, that 2 concurrent forces। तो फिर बाकी केसेस के लिए, उसके लिए और जनरलाइज्ड मेथड है, बट बिफोर वी गो फॉर दैट हमें ये सब के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। एंड इंटरेस्टिंगली मैं बताऊंगा अप टू क्लास 12 अप टू जेई ऑल्सो 95% केसेस में यू विल गेट 3 फोर्स केस, तो आसान हो जाता है फटाफट करना। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चीज जानने के लिए हमें वो चीजें भी जानना जरूरी है। तो ये हो गई आपका इक्विलिब्रियम एनालिसिस टू नो द फोर्सेस। क्या ऐसा दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं? Yes, पहले देखेंगे कि आप लोग कितना समझते हो। मैं आपको और एक बोल देता हूँ। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा गया है और इस ब्लॉक के मास कितना है, से इट इज 4 kg, और आपने इसके ऊपर एक फोर्स दे रखा है, कितना फोर्स, से 30 न्यूटन का, और ये ब्लॉक को फिसलने नहीं दे रहे हो आप, यू कीप द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम, द ब्लॉक इज एट रेस्ट बाय अप्लाइंग ए फोर्स। फोर्स नहीं देंगे तो फिसल के आ जाएगा, फोर्स दिए इसलिए रखे रखे। इफ ब्लॉक इज एट rest, find reaction force on the plane। ये स्मूथ प्लेन है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, प्लेन के ऊपर रिएक्शन फोर्स भी तो आ रहा हो। क्या बात समझ में आया? रिएक्शन फोर्स कितना है, थीटा बीटा कुछ नहीं दिया, एंगल वेंगल कुछ नहीं दिया। कोशिश करते हैं समझने के लिए। तो जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, क्या करेंगे, विल कीप द बॉडी फ्री। कुछ लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम करते वक्त क्या करते हैं, ब्लॉक को ऐसे बना देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ब्लॉक ऐसे नहीं था। ब्लॉक कैसे था, द ब्लॉक वाज समथिंग लाइक दिस, तो ऐसे ही रखना है, जैसे था वैसे ही रखना है।
यू आर सिंपली डिटैचिंग ऑल अदर कॉन्टैक्ट्स, है ना। तो ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहे हैं भाई? एक तो फोर्स आ रहा है ये मैं जो दे रहा हूँ, दूसरा आ रहा है उसका वेट कितना 4g, और ये F, तीसरा एक रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा, और रिएक्शन फोर्स कितना टेढ़ा है कैसे पता करेंगे जब ये एंगल ही मालूम नहीं है, दिया नहीं है तो छोड़ दिए इसे। ये हो गया रिएक्शन फोर्स। तो ये क्या हो गया? फ्री बॉडी डायग्राम। आर पूछा, कोई एंगल वेंगल नहीं दिया, लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? नहीं, एंगल नहीं दिया तो कैसे लगाएंगे, है कि नहीं। लेकिन हम लोग तो चालाक लोग, हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में हम इसको एक पॉइंट मास कंसीडर करेंगे। अगर इसको पॉइंट मास कंसीडर किए, लेमिस थ्योरम की जरूरत के हिसाब से अगर सजाने की कोशिश करेंगे, जो फोर्स ऐसे था उसको मैं ऐसे कर दिया, जो वेट ऐसे था वो वेट ऐसे हो गया, और जो रिएक्शन फोर्स ऐसे था उसको ऐसे कर दिया। क्या आप अभी आर बता सकते हो? नहीं सर, अभी तो एंगल नहीं दिया। एंगल नहीं दिया लेकिन दिमाग तो है। आर क्या है? दिस इज इन इक्विलिब्रियम, आर इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। एफ कितना है? एफ की 30 न्यूटन, और ये 30 और 40 का जो रिजल्टेंट है उसका इक्वल एंड अपोजिट तो आर है, इसीलिए तो नेट फोर्स 0 है। तो आर कितना है? आर का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट ऑफ 30 एंड 40। आर यू गेटिंग? दे आर अगेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? लेमिस थ्योरम नहीं दिया है, नहीं यूज कर सकते क्योंकि थीटा नहीं दिया है। फिर भी जो कंसेप्ट दिमाग में है, तीनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 है, तो आप क्या कहोगे? एज रिजल्टेंट ऑफ एफ आर डब्ल्यू इज 0, therefore magnitude of R must be equal to magnitude of F and W। क्या ये बात समझ में आ रहा है? F and W का जो रिजल्टेंट होगा, R का रिजल्टेंट उसका इक्वल और अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर होंगे, दे विल बी इक्वल। अपोजिट होंगे मतलब लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? R वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस प्लस दिस। डायरेक्शन दिखाने के लिए हम माइनस नहीं लिख रहे, हम बोले कि मैग्नीट्यूड की बात किया है। क्या बात समझ में आ रहा है? एफ एंड डब्ल्यू का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? आप देख रहे हो कि एफ ऐसा है 30 और डब्ल्यू ऐसा है, एंड यू नो ट्रायंगल लॉ, है कि नहीं? दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा इसमें? आप कहोगे दैट इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर। कोई एंगल नहीं दिया फिर भी हम लोग निकाल दिए कि दी रिजल्टेंट फोर्स इज, दी रिएक्शन फोर्स इज 50 न्यूटन। क्या आप लोगों को समझ में आया? जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू एनीवन, सी हाउ दे आर कंफ्यूजिंग। फंस जाएंगे सब करने में, ठीक है। तो ऐसी बात, आर का वैल्यू क्या है? 50 न्यूटन। आर कैसे होना है? इसकी अपोजिट में होना है ना? सब कुछ समझ में आया? अब मैं क्वेश्चन बदल देता हूं। पहला केस में मैं आपको दे दिया था ऑलरेडी वो एफ का वैल्यू, अब मैं एफ का वैल्यू नहीं देने वाला। अब मैं दे दिया ये एंगल है 30 डिग्री, और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये ब्लॉक का मास है, चलो मानते हैं m, और ये नया फिसल जाए इसलिए मैं इसको एक फोर्स दे रखा हूं F। कितना फोर्स लगाएंगे कि रहेगा? बहुत ज्यादा लगाएंगे तो ऊपर चले जाएगा, कम लगाएंगे तो नीचे आ जाएगा। कितना फोर्स देंगे कि रेस्ट में रहेगा? फाइंड F फॉर इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन समझ में आया क्या? कुड यू फॉलो द क्वेश्चन? फाइंड F फॉर इक्विलिब्रियम। देख रहे हो आप लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हो, लॉजिकली जाओ। तो आप क्या करोगे? अभी पूछा क्या है? पूछा है फाइंड F फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए F का वैल्यू पूछा है, और ये कौन है? ये ब्लॉक है। फाइंड F फॉर इक्विलिब्रियम की QM लिख रहा हूं, मतलब ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए क्या फोर्स की जरूरत है। स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं? 3D डायग्राम, फिर इसको पॉइंट डायग्राम,
फिर लेमिस थ्योरम, 3 स्टेप ही तो है। चलिए शुरू करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। मैं दे रहा हूं फोर्स F जो पता करना है, और एक रिएक्शन फोर्स तो आ रहा होगा, और उसका वेट भी तो आ रहा होगा। वेट कितना है, m है तो mg। और ये जो रिएक्शन फोर्स है कितना टेढ़ा है आपको मालूम है, ये एंगल मालूम है आपको। क्या एंगल है ये एंगल कितना है 60 डिग्री। हाँ, क्योंकि ये 60, ये 30 है ना, ये रिएक्शन फोर्स है ऐसे, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। क्या बातें समझ में आया? तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ये हो गया पहला स्टेप, फ्री बॉडी डायग्राम। फिर क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट डायग्राम। पूरा बॉडी को एक पॉइंट मास समझते हैं। क्या करें, ट्रेन में आने से वही होता है ना। टेक सम वाटर। कैच। हर 5 मिनट में पीते रहो। हाँ, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं भैया, F आएगा कैसे, ऐसे। R आएगा कैसे, ऐसे। वेट आएगा कैसे, ऐसे। और ये एंगल, यू कैन मेक यूज ऑफ लेमिस थ्योरम टू नो द वैल्यूज ऑफ R एंड F, है कि नहीं? लेकिन R तो नहीं पूछा, F पूछा, F निकाल देंगे बाय लेमिस थ्योरम। हम कहेंगे F बाई, बोलो, बाय लेमिस थ्योरम, F बाय साइन कितना 150 इज इक्वल टू mg बाई साइन, mg बाई साइन। R पूछा होता तो R भी निकाल देते, R बाई समथिंग, लेकिन हमें तो F पूछा है। और ये कितना हो गया, साइन 150 ऊपर गया बाई साइन 120 इंटू mg। साइन 150 होता है 1/2, साइन 120 होता है √3/2 इंटू mg। क्या बात समझ में आया? क्या आंसर आया, mg/√3। You find the value of F is coming out to be mg/√3. So this is equal to mg by what force is required, mg/√3। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. आया ना समझ में? चलिए, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन देंगे तो आप लोग कर सकते हो। देखिए, चलिए, यहाँ पर हुआ है पुरी, और यहाँ पर हुआ है एक दूसरा पुरी। और दिया क्या है इसमें, ऐसे दिया है। क्या दिया है इसमें, दिया है कि ये जो थ्रेड है बीच वाला, ये कुछ यहाँ पे कर रहा है 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल। बात समझ में आया? तो अगर m बहुत ज्यादा होगा तो नीचे आ जाएगा, दोनों को खींच लेगा। पूछा m कितना होने से इक्विलिब्रियम में रहेगा। For what value of m it will be at rest, सब कुछ रेस्ट में रहेंगे।
फाइंड m फॉर इक्विलिब्रियम। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं? चलो करते हैं। सोचो कि ये जो रिंग है, कौन है ये रिंग है ना? तो क्या आपको पता चल रहा है कि टेंशन इधर इधर बराबर होंगे? होंगे ना? एंड व्हाट इज द टेंशन? ये रेस्ट में है, सेम थ्रेड है तो टेंशन हैज टू बी सेम, है कि नहीं? ये रेस्ट में है तो टेंशन कितना है? ये क्यों नहीं गिर रहा है? 2G मस्ट बी इक्वल टू T। क्या समझ में आ रहा है कि टेंशन इज इक्वल टू G? यस। तो फॉर क्या करेंगे? फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 2 kg T इज इक्वल टू 2G। ठीक है, पहले मिल गया। अब ये जो मास है, रिंग है, उसका इक्विलिब्रियम अगर देखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो कैसे फोर्सेस आ रहे हैं देखो। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे कर देते हैं, इसके ऊपर ये वाला थ्रेड खींच रहा है, ये वाला थ्रेड भी खींच रहा है, और नीचे खींच रहा है mg, है कि नहीं? ये T है, ये T है, ये एंगल कितना है? 90। आपको क्या पूछा है? m मतलब mg निकालना है। T मालूम है, T ऑलरेडी मालूम है। फर्स्ट मेथड, T ऑलरेडी मालूम है, बताओ mg कितना होगा? अरे ये दोनों T मिलके और ये तीनों मिलके नेट फोर्स कितना है? 0। मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? सेम एज mg। T और T का जो रिजल्टेंट होगा दैट मस्ट बी mg इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए तो तीनों मिलके 0 हो रहे हैं। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट इज इक्वल टू mg। तो फर्स्ट मेथड से क्या पता चला? T का स्क्वायर, T का स्क्वायर क्यों? क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, इज इक्वल टू रूट ओवर इज इक्वल टू mg, मतलब √2t इज इक्वल टू mg ना। तो t कितना हो गया? नहीं, t तो दिया है, t कितना दिया है? 2g। तो √2 टाइम्स 2g इज इक्वल टू mg, मतलब m कितना है? 2√2 kg। कितना मिल गया? m कितना होना चाहिए? 2√2, है कि नहीं? अब सोचना बढ़िया से। दूसरा तरीका क्या? दूसरा लेमिस थ्योरम, जो हम जानते हैं। लेकिन ये लेमिस थ्योरम से आसान था कि नहीं सोचने के लिए? हाँ, तो सोच पाओगे तो जल्दी कर लोगे। काफी बच्चे बोलते हैं कि लंबे लंबे क्वेश्चन आया था, सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तरीके से करो तो सॉल्व होगा। तो ये फर्स्ट मेथड में हमें समझ में आया कि द मास ऑफ द ब्लॉक और इक्विलिब्रियम मस्ट बी इक्वल टू, ये छोटा mg था, बड़ा mg हो गया, ग्रो कर गया। सेकेंड मेथड में वी आर गोइंग फॉर लेमिस थ्योरम, और लेमिस थ्योरम लगाना हमें आता है। लेमिस थ्योरम लगाना हमें आता है। मैं चलो ये फिगर को दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर कोई एक मास है, इसको ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, और दिया है कि ये जो एंगल से 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, और ये T है तो ये भी T है, और ये mg है। सेकेंड मेथड बाय लेमिस थ्योरम। क्या कहेंगे? T बाय साइन समथिंग इज इक्वल टू mg बाय साइन समथिंग। T बाय साइन कितना करेंगे? T बाय साइन ये कितना? 180 माइनस 45, 135, यस 135। mg बाय साइन, mg के अपोजिट में क्या एंगल है? 90, और साइन 135 होता है 1/√2, है ना। तो अब कहोगे t की जगह वैल्यू डालेंगे 2g बाय 1/√2 इज इक्वल टू mg बाय 1। g को खा गया, m क्या मिला? 2√2
kg, उससे भी निकल गया। क्या बातें समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. लेमिस थ्योरम है इंटरेस्टिंग चीज, है कि नहीं? Yes. लेकिन इसका लिमिटेशन है। इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर 3 कॉन्करेंट फोर्स। बाकी केस में देखेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी कुछ भी नहीं। दुनिया तो अभी चांद पे पहुंच गया। कुछ लोग चांद पे प्लॉट भी खरीदना शुरू किए हैं, है कि नहीं? लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया बेचता कौन है। खरीदते तो ये है, बेचेगा कौन? मैं खरीद लिया हूँ, लोग आजकल ये फंटासी है, बेचता कौन है? सर लेकिन चार पे जगह खरीद के फायदा क्या है? फायदा बहुत है। हाँ, तुम वहाँ पर बैडमिंटन खेलोगे, तुमको कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। आउटिंग के लिए जाओगे वहाँ पे, तो सोचो कितना मस्त है। फायदा क्या है? क्या अगला क्वेश्चन दें, आप लोग कर पाओगे? चलें, ये क्वेश्चन को करो। ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा गया है। ब्लॉक है से 6 kg का, और ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। और ये ब्लॉक फिसल ना जाए इसलिए इसको बंधा गया है। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये थ्रेड में कुछ टेंशन होगा कि नहीं होगा? होगा ना? कितना है? फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड एंड रिएक्शन ऑफ द प्लेन। फाइंड टेंशन इन थ्रेड। तरीका तो वही है। स्टार्ट विथ फ्री बॉडी डायग्राम, पॉइंट डायग्राम, गो फॉर लेमिस थ्योरम। अगर ढंग से कर पाओगे तो चीजें बन जाएंगी। क्या आप लोग इसको कर सकते हो? तो we start with three body diagram. How many forces are acting? 3. एक तो थ्रेड खींच रहा है, जो फोर्स में वो टेंशन है। एक तो उसका वेट है जो कि 6G है, और एक रिएक्शन फोर्स होगा which must be normal to the surface। और ये रिएक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल कर रहा होगा। क्या एंगल कर रहा होगा? 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, 60 डिग्री। ये हो गया 3 बॉडी डायग्राम। फिर क्या करेंगे? पॉइंट डायग्राम। एक ही पॉइंट में सारे फोर्सेस को दिखाएंगे। एक तो फोर्स आया T ना, और दूसरा फोर्स आया R, और तीसरा फोर्स आया mg। क्या है? 6G। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, ये एंगल तो आप बता चुके हो कि 60 डिग्री है, क्या ये एंगल भी बता सकते हो? नो 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 नो, ये T है, ये T है, ये समझ में आया? नहीं आया समझ में? अरे हाँ या ना? Yes, sir. ठीक। तो फिर अभी क्या निकालना है? T निकालना है। क्या आप लेमिस थ्योरम नहीं लगा सकते? यस। तो आप कहोगे बाय लेमिस थ्योरम। बाय लेमिस थ्योरम। आप कहोगे T बाय साइन कितना? T बाय साइन, T बाय साइन 150। यस,
टी बाई साइन 150 इज इक्वल टू आर बाई, पूछा नहीं है लिख देते, आर बाई साइन 120 इज इक्वल टू 6g बाई साइन, खत्म। टी निकालना था, आर निकालना, सबका वैल्यू डालो, निकल जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर। कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो इसके ऊपर कितने तो फोर्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर आ रहा है, सब जाना हमें समझ में आ गया। टेंशन 60/√3 आ रहा है। हाँ जो है ये 1/2 नहीं, टेंशन आएगा ये आपका 30 न्यूटन से आना चाहिए। तो सॉल्व करो, सॉल्विंग टी इज कमिंग 30 न्यूटन। कैसे आया, समझ में आया? क्योंकि साइन 150 का वैल्यू 1/2 है, ये इसको उधर ले लो, साइन 91 है, साइन 120 √3/2 है। और आर पूछा नहीं है, फिर भी अगर निकालना चाहेंगे तो ये 30√3 न्यूटन है। क्या बात समझ में आया? आया, ठीक है। देखते हैं तुम लोग कितना स्मार्ट हो। अगला क्वेश्चन करो। ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है और ये है 5 kg का, और इसको ऐसे बांध दिया गया है। इफ टेंशन इन थ्रेड इज कितना 30 न्यूटन, फाइंड रिएक्शन फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स between plane and block, between plane and block। देखिए टेंशन दे दिया 30 न्यूटन का, थीटा वगैरह दिया नहीं, पहले फ्रीबॉडी डायग्राम तो करो। क्या हम लोग इतना स्मार्ट बन चुके हैं कि सीधे सीधे इसे लिख देंगे? ये पॉइंट डायग्राम, ये टेंशन है और ये रिएक्शन फोर्स है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? और इसका वेट है ऐसे, कितना है 5g। और क्या हमें ये भी मालूम है कि एंगल नहीं, एंगल वगैरह मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज मालूम है कि जो r है वो नॉर्मल टू द प्लेन है और t है वो पैरेलल टू द प्लेन है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। क्या बात, ये समझ में आ रहा है? खत्म हो गया कहानी। कहानी तो यहीं पे खत्म हो गया, जबकि एंगल वगैरह दिया नहीं, लिमिट थ्योरम तो लगा नहीं सकते, लेकिन मालूम ये तीनों का रिजल्टेंट 0 है, मतलब t और r का रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू 5g। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? यही तो, इतना ही पूछ के देखो, लोग फंस जाएंगे उसमें करने में, क्योंकि वो जो थ्योरम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड में, तो हम क्या कहेंगे? एट इक्विलिब्रियम आप कहोगे रिजल्टेंट ऑफ T and R is equal to and opposite to 5G, है कि नहीं? ये चीज हमें समझ में आया, लेकिन T और R का रिजल्टेंट ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो आप कहोगे T स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल डबल इज इक्वल टू 50। क्या बात समझ में आया? यस सर। तो R क्या है? T का वैल्यू 30 दिया हुआ है, R इज 40, T का वैल्यू 30 दिया हुआ है, टेंशन इज 30 न्यूटन। सो सॉल्विंग आपको R का वैल्यू मिल जाएगा 40 न्यूटन।
क्या मैं समझा पा रहा हूँ? Yes, Yes, sir. So solving R is equal to 40 newtons. Why? Because T is given 30 newtons. Yes, sir. अब कर सकते हो दूसरा? Yes, sir. Yes. हर बार यस बोलते हो, मैं ही करता हूँ। सर इस बार हम लोग करेंगे सर। तुम लोग करो। जी। ठीक है। तुम लोगों के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक रस्सी है, IIT JEE का है। ओ सर मर गए। नहीं, हम है ना। सर रस्सी है। ये एक रस्सी है। This is a rope which has some weight. Say it is W. Weight of the rope is W. ऐसे बंधा गया है, तो इसे झूल के रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना? Yes, sir. दिया है कि ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ पर 30 डिग्री दिया होगा। Weight of rope is W. Find tension at end points and at midpoint. खतरनाक है। ये रोप है, मासलेस नहीं है। क्या टेंशन हर जगह बराबर होगा? नहीं। मासलेस थ्रेड में टेंशन बराबर होता है, तो इसका तो अपना भी वेट है कि नहीं? चलिए, अब हम देखना चाहते हैं कि इसका एंड पॉइंट में कहां पर, यहाँ पर क्या टेंशन है, मिड पॉइंट में क्या टेंशन है कि नहीं? खतरनाक क्वेश्चन IIT JEE का है। टेंशन किसी पॉइंट में कैसे पता करते हैं? इट इज द फोर्स विथ विच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन, है ना? लेकिन यहाँ पर तो हमें काटना पड़ेगा फिर देखने के लिए। तो एक काम करते हैं, लेट अस कंसीडर हाफ पार्ट ऑफ दिस। इसको लाए, आधा पार्ट गवा दिए इसका, ये गया। हमें पता क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या टेंशन है, कॉल इट T2, और यहाँ पे भी क्या टेंशन है, कॉल इट T1। ये T1 T2 पता करना है। समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं हम? फ्री बॉडी डायग्राम किसका? आधा पार्ट का। आधा का क्यों? क्योंकि यहाँ का टेंशन पता करना था ना, काट दिए। और पूरा का वेट अगर W है तो इसका वेट कितना होगा? W/2। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. So this is what is the diagram we want to see. क्या लिखेंगे? Considering free body diagram of half part. तो हम कहेंगे कि इसको पॉइंट मास सोचो तो एक फोर्स ऐसे रहेगा T1, और एक फोर्स ऐसे रहेगा T2, और एक रहेगा ऐसे W/2। और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना है? ये टेंशन यहाँ है, ये एंगल कितना है? थीटा ही तो हुआ कि नहीं हुआ? T1, क्योंकि ये T1 है ना, यहाँ पे खींच रहा है ऐसे, तो ये एंगल अगर 30 डिग्री दिया है, हाँ 30 डिग्री दिया, तो 30 लिखेंगे। तो आई कैन से T1 इज मेकिंग 30 डिग्री। फ्री बॉडी डायग्राम से पॉइंट डायग्राम बनाने, हमें तो पॉइंट डायग्राम से मतलब है। क्या यहाँ से हम T1 T2 नहीं पता कर सकते? कर सकते हैं। निकाल दो T1 T2 कितना है। IIT JEE का क्वेश्चन है। बस सोचना था कि हाफ पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम करें। बाय लैमिस थ्योरम। क्या कहोगे? T1 by something is equal to T2 by something is equal to W/2 by something. T1 by sin 90, T2 by sin कितना? T2 by sin 120, W/2 by sin 150
और साइन 150 होता है 1/2, साइन 120 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। तो T1 T2 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना? लग रहा है नहीं तुम लोग थोड़े थोड़े बड़े हो गए अभी बुद्धि में, शरीर तो ऐसे ही रहेगा, है कि नहीं? ये इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? मिलेगा T1 बाई साइन 90 तो 1 है, T2 साइन 120 होता है √3/2, W/2 बाई 1/2, सॉरी W/2 बाई 1/2, 2 को खा गया तो मिला T1 इज इक्वल टू 2T2 बाई √3 इज इक्वल टू W। सो T1 इज W। Yes, sir. सही है? Yes, sir. Yes, sir. गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, sir. ऊपर वाले को T1 दिए थे और T2 कितना आया? T2 आया √3/2. W √3 बाई आया समझ में? Yes. ये हो गया फिर। कितना खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हो। हर जगह एंगल मैंगल था, थोड़ा सीधे सीधे फोर्स को करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या तुम लोग ये सिंपल क्वेश्चन भी कर सकते हो। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कर लिए, सिंपल क्वेश्चन कितना सिंपल है। ये 4 kg है और ये 6 kg है और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। फाइंड टेंशंस एट A एंड B। बहुत सिंपल है। A में टेंशन निकालने के लिए 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करो, B में टेंशन निकालने के लिए 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करो, है कि नहीं? तो सॉल्यूशन क्या आप लोग सीधे सीधे कुछ बिना कुछ किए बता सकते हो? टेंशन एट A क्या होगा? जोर से बोलो। 6G। टेंशन एट B? खत्म कहानी, वही तो है, वही तो है जो तुम लोग लग रहा है वही है। बट हाउ टू राइट, थोड़ा लिखने के लिए हम लोग ढंग से लिख देंगे क्योंकि ये तो शुरू है। अब इसके बाद और बढ़ाएंगे ना, आगे उल्टा पुल्टा करेंगे इसको। हाँ, तो शुरुआत से तो आसान आसान देते हैं। क्या कहेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 6 kg। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 6 kg क्या दे रहा है? 6 kg ऐसा है, नीचे 6G है, ऊपर की तरफ टेंशन एट A है और इक्विलिब्रियम से पता चला कि TA इज इक्वल टू 6G और 60 न्यूटन। क्या साई सार्थक द्विवेदी को भी समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg क्या साई सार्थक द्विवेदी बताएगा? इन द फ्री बॉडी डायग्राम 4 kg हाउ मेनी forces are to be shown? So two forces. Only 2 forces. Contact and non-contact forces. कौन कौन कांटेक्ट में है? 2 थ्रेड है जो कांटेक्ट में है। ये थ्रेड खींच रहा है, ये भी तो खींच रहा होगा और उसका अपना वेट। क्या बातें समझ में आया? Yes, sir. गड़बड़ कैसे की? सो टीबी क्या हो जाएगा? फॉर इक्विलिब्रियम टीबी मस्ट बी इक्वल टू TA प्लस 4G।
जबकि TA क्या था 6G, मिलके हो गया 10G और 100 न्यूटन। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन। ये कोई एक आदमी है, किसी एक वेइंग मशीन पे खड़ा है। ये है वेइंग मशीन। कर क्या रहा है यहाँ पे खड़े होके? पागल सा आदमी है। वो एक थ्रेड को पकड़ के रखा है, क्योंकि इधर कोई एक ब्लॉक ऐसे झूल रहा है। कितना है ये 12 kg का ब्लॉक है। आदमी का वजन 50 kg है। क्या बात समझ में आया? अगर ये बॉल को नहीं पकड़ता, ब्लॉक को नहीं पकड़ता, खाली खड़े रहता, रीडिंग कितना था उसका? वेट 50G, 500 न्यूटन। क्या अभी उतना आएगा कि कम आएगा? ज्यादा आएगा। कितना आएगा? ज्यादा आएगा। कैसे लगा तुमको? अभी क्योंकि थ्रेड भी तो आदमी को ऊपर खींच रहा है। कम आएगा ना? कितना आएगा? फाइंड। ये हो गया वेइंग मशीन। फाइंड रीडिंग इन वेइंग मशीन एट इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ में आया? यूवी का ये तेरा फोटो है। हाँ देख, सर बात भी बोला सर। मतलब इंसान। आदमी मतलब लड़का होता है। ओ आदमी लड़का होता है। मैं आदमी बोला था, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। अब हो गया? सर 50 kg की नहीं है लेकिन। अच्छा चलो ठीक है। कितना होगा रीडिंग? पहले हम सोचे कि रीडिंग इन द वेइंग मशीन होता क्या है। हाँ सर, रीडिंग होता है, कोई चीज़ रख दो तो उसका वेट रीड करता है। नो, हमें लगता है कि वेइंग मशीन हमारा वेट रीड करता है। नहीं। सोचो मैं किसी एक वेइंग मशीन पे खड़ा हूँ और एक लकड़ी लेके छत को पुश करूँगा, तो रीडिंग मेरा वेट दिखाएगा कि ज़्यादा दिखाएगा? कब दिखाएगा? रात में आएगा, सपने में दिखाएगा। सुन नहीं रहा है, कब दिखाएगा? अरे मैं किसी एक वेइंग मशीन पे खड़ा हूँ और रीडिंग दिखा रहे हैं 500 न्यूटन। सपोज मैं एक डंडा लेके छत को पुश करूँगा, ज़्यादा दिखाएगा। तो वेइंग मशीन हमारा वेट दिखाता है क्या? तो फिर वेइंग मशीन वेट नहीं दिखाता है। क्या दिखाता है वो? मैं कितने जोर से प्रेस कर रहा हूँ। सो व्हाट वेइंग मशीन रीड्स? मैं कितने जोर से प्रेस कर रहा हूँ वही रीड कर रहा है। आर यू गेटिंग? मैं जितने जोर से प्रेस करूंगा वही मुझे उतना ही फोर्स देगा। आर यू गेटिंग? सो रीडिंग इन द वेइंग मशीन मीन्स द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मैन। क्या बात समझ में आया? ये चीज समझ में आना जरूरी है। रीडिंग इन द वेइंग मशीन का मतलब हुआ आदमी के ऊपर क्या नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि जितना जोर दबाएगा उतना ही रिएक्शन फोर्स पाएगा। कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, है कि नहीं? तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि रीडिंग इन वेइंग मशीन is the normal reaction on the man और नॉर्मल रिएक्शन ऑन इट। वेइंग मशीन पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वही है रीडिंग इन द मशीन। तो चलो ना इस आदमी का प्री बॉडी डायग्राम करते हैं। क्यों बेकार थी, इसको खड़ा करते हैं। इसके ऊपर जो रिएक्शन आएगा वही पता करना है। आदमी का अपना वेट भी तो है, कितना है? 500 न्यूटन, 50G। और ये जो थ्रेड है वो आदमी को पुल कर रहा है कुछ टेंशन में, और ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो टेंशन तो दोनों जगह बराबर होगा। टी कितना है? 12G। T12G है कि नहीं? यस। तो इक्विलिब्रियम ऑफ 12 kg implies T is equal to 12G।
फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन क्या दे रहा है? R plus T upward force must be equal to downward force. That is R is equal to 500 minus 12G. 120. 380 newtons. समझ में आया कि नहीं आया? So what is the reading in the machine? 380 newtons. समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? Understanding or standing under? Understanding. It is 380 newtons. क्या ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नो सर, क्वेश्चन डिफिकल्ट ही था। डिफिकल्ट नहीं था, ये बहुत इजी क्वेश्चन। इजी था, तो तुम लोग कर दिए। अगला क्वेश्चन, क्योंकि तुम लोगों को इजी लगा, ये मुझे पसंद नहीं आया, तो ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। अब यहाँ पे दूसरा आदमी खड़ा है, वो आदमी भी वेइंग मशीन पे ही खड़ा है, और ये आदमी भी एक रस्सी को पकड़ा हुआ है। जो रस्सी इधर से जा रहा है, ये बॉक्स है, और इधर से कोई पुली ऐसे लगा है, बांध दिए हैं ऐसे। आदमी अगर रस्सी को छोड़ेगा तो बॉक्स के साथ आदमी भी गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? पकड़ के रखा है तो सब कुछ ठीक ठाक। आदमी का मास दिया है, मास ऑफ मैन 50 kg, मास ऑफ बॉक्स 20 kg। फाइंड रीडिंग इन वेइंग मशीन ऑफ मनी। क्या आप लोग इसको कर सकते हो? कर सकते हो? ये सबको झूल रहा है, एवरीथिंग इज हैंगिंग, लटका हुआ है। सिर्फ बॉक्स का वेट 20 kg है। फिक्स बॉक्स का वेट 20 kg, आदमी का 50 kg। पूछा है आदमी वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा, ये वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन क्या रीडिंग होगा? 70G। 70G। नो 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 30G, नो 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 50G, हाँ 50G। 50 सर जो मतलब फिर जो वेट है, सही सही वेट। नो 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 100G। नहीं जी, पहले सोचो कि ये जो वेइंग मशीन में जो रीडिंग आएगा, अगर ये आदमी खड़े रहता है किसी को बिना पकड़े तो 50G आता है। अब खींच रहा है तो थ्रेड भी तो उसको खींच रहा होगा, तो 50G से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? फिर थ्रेड इसको ऊपर खींच रहा है तो हल्का हो जाएगा या नीचे? कम आएगा। कम कैसे आएगा समझ में नहीं आ रहा है। मैं किसी वेइंग मशीन पे ऊपर खड़ा हूँ और ऊपर से कई रस्सी झूल रहा, तो रस्सी को मैं खींचूंगा तो रीडिंग कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम आएगा ना। कितना? 30। चलिए पहले सोचते हैं, क्या हम आपको कभी बताए थे इन फ्री बॉडी डायग्राम, if two bodies are in contact, there is no relative motion between them, you can consider them as a single body. हाँ 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 बताए थे ना। तो पहला मेथड, फर्स्ट मेथड में हम कहेंगे कि जो बॉक्स है इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है? इधर अगर टेंशन T होगा तो इधर भी तो टेंशन T ही होगा। ये बॉक्स और आदमी वाला सिस्टम के ऊपर एक आदमी का वेट आ रहा है, एक बॉक्स का वेट आ रहा है, टेंशन T ये खींच रहा है, ये टेंशन T खींच रहा है, तो आप कहोगे ये 20G है, ये 50G है। आदमी का वेट, बॉक्स का वेट,
हम पूरा को एक सिस्टम मान लेते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स है तो इंटरनल फोर्स हो गया। आप कैसे बाउंड्री लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप सिस्टम किसको ले रहे हो? जिसको तुम राखी बांधे हो उसको अगर तो तुमको एक थप्पड़ मारेगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये भाई बहन का सिस्टम बन गया। लेकिन बगल वाले लड़की को एक थप्पड़ मार के देखो, पुलिस आ जाएगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, यो सिस्टम से बाहर है वो, है कि नहीं। वंस यू डिसाइड दिस इज ए सिस्टम, उसको भी अगर फैमिली फ्रेंड है उसको भी फैमिली फ्रेंड बना के दोस्त बना लिए, बहन बना लिए, मारो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 150 आ रहा है, 150 क्या? सर 150 न्यूटन। 150 न्यूटन, दैट इज करेक्ट। चलो चलो देखते हैं। तो आप कहोगे कंसीडरिंग बॉक्स एंड मैन एज ए सिस्टम, क्या कह सकते हैं बताओ यहाँ पे? अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो टी कितना हो गया? 350 न्यूटन, है कि नहीं। और हमें पता करना है वही मशीन का रीडिंग। वही मशीन का रीडिंग क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मैन। गो फॉर द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन, यही है वो आदमी जिसका नॉर्मल रिएक्शन पता करना है, जिसका वेट 50 जी है और जो किसी एक थ्रेड को खींच रहा है विथ ए फोर्स 150 न्यूटन। क्या यहाँ से हमें आर का वैल्यू नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो आप कहोगे कि T प्लस R मस्ट बी इक्वल टू 500। T is 350, R is 500 minus T, that is 500 minus 350, that is 150 Newton, that is reading in machine. क्या बात समझ में आया? तो इसमें क्लू क्या था? कंसीडरिंग देम एज ए सिंगल बॉडी। क्या उनको सिंगल बॉडी कंसीडर नहीं करेंगे तो नहीं होगा? होगा। चलो करके देखते, लेट अस डू इट। हम उनको सिंगल बॉडी कंसीडर नहीं करेंगे, अलग अलग से देखेंगे, ठीक है। चलिए अलग अलग से करते हैं। तो मैं पहले फिगर को उठाया यहाँ, सेकेंड मेथड जो कि आपको पसंद नहीं आएगा क्योंकि आपको इजी मेथड पता चल गया। FBD ऑफ मैन, तो ये है आदमी, ये उसका वेट, ये उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स और ये इसके ऊपर टेंशन, है कि नहीं? ए समझ में आया? आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया? 3 फोर्स आ रहा है। आओ, तो इसमें क्या मिला? T प्लस R इज इक्वल टू 50 G और 500 क्वालिटी इक्वेशन नंबर 1। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉक्स। बॉक्स में देखो तो क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं? क्या कोई बताएगा बॉक्स के ऊपर कितने फोर्स आ रहे हैं? हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉक्स? एक तो है थ्रेड, ये वाला थ्रेड, ये वाला थ्रेड, ये वाला थ्रेड बॉक्स पे कहाँ लगा? ये लगा कॉन्टैक्ट पॉइंट में। तो एक तो हुआ T, है ना। अच्छा, बॉक्स ने आदमी के ऊपर दिया है R, तो आदमी भी तो बॉक्स के ऊपर देगा कितना? R, और बॉक्स का अपना वेट भी है। फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर वेट कितना है? 20। आप क्या कहोगे? T इज इक्वल टू 20G प्लस R, कहोगे कि नहीं कहोगे? और T माइनस R इज इक्वल 20G। T माइनस R इज इक्वल टू 20G। क्या चाहिए था मुझे? R कि T? जो भी चाहिए निकाल सकते हो। 1 माइनस अदर कर दो, 1 माइनस अदर कर दोगे तो मिला है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहो। आप कहोगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना है। क्या देगा? इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 था T प्लस R इज इक्वल टू 50G।
टी प्लस आर इज इक्वल टू 50g। इक्वेशन 2 माइनस करना है। इक्वेशन 2 क्या था? टी माइनस आर, तो माइनस करना है तो हम कहेंगे माइनस टी प्लस आर इज इक्वल टू माइनस 20g। माइनस मल्टीप्लाई कर दी, अब दोनों को जोड़ देंगे, टी टी को खा जाएगा, आर आर मिलेगा 2r इज इक्वल टू 50g माइनस 20g 30g। हुआ जी? एंड इज इट नॉट 150 न्यूटन? बात एक कुछ हजम हो रहा है? यस सर। तो मैकेनिक्स का ये हिस्सा आपको अच्छा लग रहा है? बहुत सर। इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है? टिंग टिंग की रिंग रिंग, इंटरेस्टिंग टिंग की वो रिंग रिंग, टिंग टिंग है कि रिंग रिंग है? टिंग टिंग है। जूबिका को खाली इंग इंग, मतलब आगे जो लगाना है आप लगाओ। समझ में आया सबको? खैर, हम लोग का क्लास आज हम यहाँ पे खत्म करेंगे। आगे और भी मजेदार चीज है आपके लिए। ये तो हम लोग पढ़े अभी लेमिस थ्योरम रिलेटेड चीजें। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अगर 3 से ज़्यादा फोर्स होगा तो, कॉन्करेंट नहीं होगा तो करना है कि नहीं करना है? यस सर। हाँ हाँ, तो फिर उसको सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।